हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरडी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। तो प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पर हॉस्पिटल अटेंडेंट की 1 बाय 1 क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसी प्रक्रम के अंदर एक नई क्लास आज आपके साथ हम साझा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे आज स्टरलाइजेशन के बारे में, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर जब किसी वार्ड की बात करें, ओटी के अंदर, आईसीयू के अंदर, ठीक है ना, कहीं पर भी देख लो तो इन्फेक्शन की रेंज को अपना मेन कोशिश, सबसे ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी होती है ना, वो होती है संक्रमण की दर को कम करना। अब जैसे हम ऑपरेशन करते हैं तो बहुत सारे औजारों का यूज होता है। इसके अलावा यदि अपन देखेंगे पेशेंट की केयर करने में, मरीज की देखभाल करने के दौरान बहुत सारे प्रोसीजर करते हैं। तो इन प्रोसीजर के दौरान हमें सावधानी रखनी पड़ती है कि मरीज को कोई और अन्य बीमारी ना हो। अब यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर या फिर आईसीयू के अंदर कोई पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है, ठीक है, या फिर किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज को ओपीडी आईपीडी हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के अंदर कहीं पर भी अगर किसी प्रोसीजर के थ्रू कोई केयर या देखभाल प्रदान की जाती है तो उसके अंदर यहाँ पर इन्फेक्शन होने के मैक्सिमम चांसेज होते हैं। इन्हीं चांसों को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके और मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, जिनके अंदर बीमारी फैलाने वाले जितने भी बैक्टीरिया वायरस है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, नष्ट किया जाता है ना, उन सभी मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन। तो सबसे पहले स्टरलाइजेशन का मतलब समझ में आया कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो प्रोसेस, जो मेथड्स, जो क्रियाविधि अपनाई जाती है ना, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन। अब यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं, कौन कौन से स्टरलाइजेशन के तरीके होते हैं उनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होती है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें बैक्टीरिया और वायरस, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है ना, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को, जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो भी सूक्ष्म जीव जो बीमारी फैलाते हैं या फिर व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ, है ना, नेगेटिव प्रभाव डेवलप करते हैं, नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उन सभी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्टरलाइजेशन। यहाँ पर बहुत टाइप के स्टरलाइजेशन मेथड है। सबसे पहला मेथड आता है इसके अंदर गैस स्टरलाइजेशन, गैस स्टरलाइजेशन, ठीक है। दूसरा आता है यहां पर मोस हीट स्टरलाइजेशन। थर्ड वन है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। इसके बाद रेडिएशन। मैं मतलब इनके एक बार नाम लिखवा देता हूं, उसके बाद में फिर धीरे धीरे हम सभी के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसके बाद है फिजिकल मेथड, और सबसे लास्ट वन आता है केमिकल या फिर कोल्ड स्टरलाइजेशन, ठीक है। देखिए, सबसे फर्स्ट वन गैस स्टरलाइजेशन, यानी कि जिसके अंदर वेपोर या फिर गैसेज का यूज करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसको गैस स्टरलाइजेशन बोलते हैं। मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन, मोस्ट हीट क्वेश्चन सेशन के अंदर भी बहुत बार डिस्कस किया है कि यहाँ पर आर्द्र जो प्रेशर, जो वाष्प होती है ना, गर्म भाप है, उसका यूज किया जाता है ऑटोक्लेव के रूप में। मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है, ठीक है। इसके बाद ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, यानी कि सूखी भाप का उपयोग किया जाता है इसके अंदर। ड्राई हीट के अंदर किसका, सूखी भाप, जैसे हॉट एयर ओवन का, ठीक है। रेडिएशन के अंदर हम गामा रेडिएशन या गामा रेज का यूज करते हैं। फिजिकल मेथड के अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे बॉइलिंग हो गया,
ठीक है, सनलाइट हो गया या फिर फ्लेमिंग वगैरह, वो किसके अंदर आएगा, फिजिकल। और केमिकल या कोल्ड स्टरलाइजेशन हॉस्पिटल के अंदर, है ना, बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है ना, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर केमिकल या फिर कोल्ड स्टरलाइजेशन। क्लियर हो गया। यहाँ पर यदि अपन देखेंगे इसके अंदर क्या यूज किया जाता है, तो गैस स्टरलाइजेशन के अंदर हम यहाँ पर गैसेज यूज करते हैं, है ना, या फिर वेपर्स यूज करेंगे। मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन के अंदर यहाँ पर स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम अंडर प्रेशर, है ना, यानी कि गर्म भाप, गर्म भाप उच्च दाब, ये समझना, गर्म भाप उच्च दाब। उच्च दाब का मतलब क्या हो गया, प्रेशर के साथ गर्म भाप को भेजा जाता है ना, एक कंटेनर के अंदर, उसको हम बोलते हैं मोस्ट हीट स्टरलाइज। ड्राई हीट का मतलब क्या हो गया, यहां पर जो होता है ना बिल्कुल ड्राई होती है, यहां पर तो गर्म भाप होती है ना, वो कैसी होती है, मोस्ट से होती है, ठीक है, और यहां पर ड्राई सूखी गर्म भाप। क्लियर है, जैसे हॉट एयर ओवन हो गया। रेडिएशन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, गामा रेडिएशन, है ना, गामा रेज का यूज करते हैं। फिजिकल मेथड के अंदर यहाँ पर तो फिर डिफरेंट तरीके से होगा, है ना, थोड़ा सा हिंट दिया मैंने। अब हम एक एक के बारे में, है ना, 6 से जितने भी मेथड हैं उनको हम यहाँ से 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले। अब सबसे फर्स्ट वन देखो, हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, दैट इज ये हो गया यहाँ पर गैस स्टरलाइजेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, स्टरलाइजेशन के रूप में गैस का उपयोग किया जाता है। अब यहां पर जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, है ना। गैस स्टरलाइजेशन के अंदर सबसे पहला जो एलिमेंट यूज किया जाता है ना, उसका नाम है ईटीओ, है ना। ईटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, एथाइलिन ट्राई ऑक्साइड। क्लियर हो गया, क्या बोलते हैं इसको, एथाइलिन ट्राई ऑक्साइड। जो ईटीओ होता है ना, यहां पर थोड़ा सा समझना, मतलब ये जो ईटीओ होता है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं जो गैस स्टरलाइजेशन होता है ना, ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव स्टरलाइजेशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट इफेक्टिव, सबसे मोस्ट इफेक्टिव स्टरलाइजेशन तकनीक है ये। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये है, जब ईटीओ का जब अपन यूज करते हैं तो ईटीओ का मेन जो यूज किया जाता है ना, कहां पर किया जाएगा, जो भी प्लास्टिक मटेरियल है ना, प्लास्टिक मटेरियल और रीयूजेबल होना चाहिए। रीयूजेबल जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनका वहां पर क्या यूज किया जाता है, ईटीओ यूज किया जाएगा। क्लियर है। दूसरी बात, एग्जांपल यदि अपन बात करें तो जैसे वेंटिलेटर सर्किट, वेंटिलेटर सर्किट, ठीक है। इसके अलावा ईटी ट्यूब, ठीक है, एम्बू बैग, ठीक है, एम्बू बैग, ईटी ट्यूब वगैरह, वेंटिलेटर सर्किट हो गया, या फिर इसको अपन बैन सर्किट भी बोल सकते, बैन सर्किट भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया, तो यहां से समझना। दूसरी बात है, यहां पर जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, यानी कि इथाइलिन ट्राइऑक्साइड के अंदर हम कितनी देर तक रखेंगे, तो वो टाइम ड्यूरेशन आएगा, वो होगा 12 से 24 घंटे। ठीक है ना, 12 से 24 घंटे यहां पर हम इनको रखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और है, पहले जब ये मटेरियल को जब हम बिफोर स्टरलाइजेशन, बिफोर स्टरलाइजेशन हम एक कलर कोडिंग करते हैं। क्या करते हैं, कलर कोडिंग करते हैं, यानी कि उस मटेरियल के ऊपर हम व्हाइट कलर का, जो व्हाइट कलर है ना, उसका हम कलर कोड करेंगे। तो कैसे पता लगेगा कि स्टरलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, तो व्हाइट कलर की हम चिप्पी चिपका देते हैं उसके ऊपर, है ना, टैग चिपका देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर स्टरलाइजेशन हो जाएगा, आफ्टर स्टरलाइजेशन, ठीक है,
तो जैसे स्टरलाइजेशन हुआ, ये जो व्हाइट कलर है ना, किसके अंदर चेंज हो जाएगा? चेंज इनटू ग्रीन कलर। किसके अंदर? ग्रीन कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी मटेरियल हैं, है ना, तो स्टरलाइजेशन से पहले कौन सा, यहाँ पर व्हाइट कलर की टैगिंग की जाती है। तो जैसे स्टरलाइजेशन हुआ उसके बाद में यहाँ पर ये किस में चेंज हो गया? यहाँ पर ये ग्रीन कलर के अंदर चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से हमने देखा ईटीओ से रिलेटेड, ठीक है, मतलब ईटीओ से रिलेटेड जैसे एम्बू बैग, ईटी ट्यूब, इसके अलावा बैंक सर्किट हो गया, वेंटिलेटर सर्किट वगैरह हो गया। प्लास्टिक के जो रीयूजेबल आइटम है ना, उनको हम ईटी के थ्रू क्या करते हैं? स्टरलाइज करते हैं। टाइम ड्यूरेशन भी याद रखना, यहाँ पर कितना दिया गया है? 12 से 24 घंटे तक हम रखेंगे। और कलर कोडिंग व्हाइट कलर किस में चेंज होगा? दैट इज ग्रीन कलर के अंदर, हरे कलर के अंदर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये हमने देखा गैस स्टरलाइजेशन का सबसे पहला, है ना, गैस स्टरलाइजेशन का सबसे पहले कौन सा है? दैट इज ईटीओ। सबसे इफेक्टिव मेथड है, याद रखिएगा, सबसे इफेक्टिव मेथड है ये, जिसके अंदर हम एथाइल ट्राइऑक्साइड यूज करते हैं। अब इसी का पहला तो कौन सा आ गया? ईटीओ। दूसरा होता है यहाँ पर जिसको हम बोल सकते हैं फ्यूमिगेशन, है ना, फ्यूमिगेशन, ठीक है। अब फ्यूमिगेशन के थ्रू हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं फॉर्मेलिन। तो यहां से याद रखिएगा, हम किसी रूम या फिर किसी ओटी वार्ड या फिर आईसीयू के अंदर किसी रूम को यदि फ्यूमिनाइज करना है, तो फ्यूमिगेशन के लिए हम एरिया कितना? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर इतना होना चाहिए। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ये तो एरिया होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके लिए जो हम यूज करेंगे, तो उसके अंदर हम देखेंगे 250 ml तो लेते हैं फॉर्मेलिन। क्या यूज करते हैं? फॉर्मेलिन। और इसके साथ यदि अपन देखेंगे ना, तो 140, है ना, ml, 140 ग्राम, सॉरी, है ना, ये होता है KMnO4। 140 ग्राम क्या होता है? KMnO4। और फॉर्मेलिन कितना लेते हैं? 250 ml। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो यहां से बनेगा, क्या बनेगा? फॉर्मेलिन से फॉर्मएल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड गैस बनेगी। और इसी से ही आगे जाकर क्या होता है? स्टरलाइजेशन होगा। इसी से आगे जाकर क्या होगा? स्टरलाइजेशन होगा उस पूरे के पूरे रूम का। क्लियर हो गया? तो यहां से याद रखना, 250 ml तो क्या लेते हैं? फॉर्मेलिन। 140 ग्राम क्या लेते हैं? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर है? पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल 140 ग्राम जब 250 ml फॉर्मेलिन के साथ मिक्स करते हैं, तो यहां पर फॉर्मएल्डिहाइड गैस बनती है। ये फॉर्मएल्डिहाइड गैस ही क्या करता है? स्टरलाइजेशन करेगा। तो जो भी अपने जैसे वार्ड वगैरह है ना, या फिर वार्ड हो गया, आईसीयू हो गया, या फिर ओटी होता है, उनको यहाँ पर फ्यूमिगेशन के लिए क्या किया जाता है? स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर चारों तरफ से उस रूम को बिल्कुल क्लोज किया जाएगा। और कितना? लगभग यहाँ पर भी टाइम ड्यूरेशन यदि अपन देखेंगे तो 12 से 24 आवर्स, है ना, लगभग 12 से 24 घंटे के लिए उस रूम को हम क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। 24 घंटे बाद में हम उसको क्या करेंगे? ओपन करेंगे। तो यहां से हमने देखा गैस स्टरलाइजेशन के अंदर पहला कौन सा? ईटीओ। दूसरा कौन सा था यहाँ पर? जस्ट अभी बताया मैंने, दैट इज फ्यूमिगेशन, या फिर फॉर्मएल्डिहाइड गैस के द्वारा हम क्या करते हैं? स्टरलाइज करते हैं। इसके अलावा यहां पर जो तीसरा आता है ना, उसको हम बोलते हैं इकोशील्ड, ठीक है ना। ये जो इकोशील्ड होता है ना, ये बिल्कुल मोस्ट अपडेटेड, है ना, लेवल है, सबसे मोस्ट अपडेटेड लेवल ऑफ स्टरलाइजेशन। क्लियर हो गया? दूसरी बात, इसके अंदर, ओ सॉरी, इसको हम मोस्टली कहाँ यूज करते हैं? ओटी के अंदर या फिर आईसीयू के अंदर सबसे ज्यादा, और वार्ड में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ओटी और आईसीयू के अंदर स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। ये इसके अंदर ना तो इरिटेशन होता है ना, मतलब नो इरिटेशन, इसके अलावा स्मोक भी नहीं बनेगा, नो स्मोक फॉर्मेशन, ठीक है ना, और नो
फ्यूमिगेशन, नो स्मेल, ना तो कोई स्मेल होता है, ना कोई फ्यूमिगेशन होता है इसके अंदर, और ना ही स्मोक बनेगा, ना ही इरिटेशन करता है। सबसे अपडेटेड कौन सा है यहाँ पर, इकोशील्ड होता है, याद रखिएगा, जो कि ओटी आईसीयू या फिर वार्ड के अंदर क्या करते हैं, यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां से हमने देखा गैस स्टरलाइजेशन के अंदर तीन, जिसमें फर्स्ट वन दैट इज ईटीओ, इसके बाद फ्यूमिगेशन, और तीसरा आ गया दैट इज इकोशील्ड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन, दूसरा मेथड है ना, एक एक बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है। मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन का जो अगर किस पर काम करता है तो वो है स्टीम, कौन से प्रिंसिपल पर काम कार्य करता है, स्टीम अंडर प्रेशर। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव मशीन के द्वारा होगा। दूसरी बात ये है, अगर टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम प्रेशर की बात करते हैं 15 एलबीएस, 15 एलबीएस पर इंच स्क्वायर हो गया। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो 20 से और 30 मिनट तक अपने को रखना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात यदि हम बात करें तो यहां पर जो टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम, ये हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि ड्यूरेशन मतलब कितने दिन तक जो मटेरियल हम यहाँ पर स्टरलाइज करते हैं कितने दिन तक उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, एक बार यदि स्टरलाइज कर दिया तो कितने दिन तक हम उसको उपयोग में ले सकते हैं, वो आएगा 3 से 7 दिन तक हम उसको उपयोग में ले सकते हैं। क्लियर, याद रखिएगा यहां पर। और एक बात और है, यहां पर कौन से मटेरियल का नहीं करते हैं, जैसे जो रबर मटेरियल है ना, उसको हम जो टेम्परेचर की वजह से, जो हाई टेम्परेचर की वजह से डैमेज या नष्ट होते हैं, ठीक है, उनको स्टरलाइज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जो हाई टेम्परेचर की वजह से जो मटेरियल नष्ट होने के चांसेस है ना, उनको हम यहाँ पर स्टरलाइज नहीं करेंगे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट है, जो रीयूजेबल हैंड ग्लोव्स है ना, उनका हम यहाँ पर कर सकते हैं, किसके द्वारा, ऑटोक्लेव के द्वारा। रीयूजेबल जो ग्लोव्स होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रोंग होते हैं, ठीक है ना, रीयूजेबल जो ग्लोव्स होते हैं उनको हम स्टरलाइज, है ना, कर सकते हैं, किसके द्वारा, दैट इज ऑटोक्लेव के द्वारा, या फिर कौन सा, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन के द्वारा, है ना। तो यहां से हमने देखा कि, है ना, यहां से हमने देखा मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन, यानी कि मोस्टली अपन बात करें तो ऑटोक्लेविंग के बारे में। अब हम यहां पर बात करते हैं, जस्ट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, नंबर 3 दैट इज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, अरे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन बिल्कुल क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा होगा बताओ, हॉट एयर ओवन, ठीक है, इसके अंदर टेम्परेचर कितना होगा, ये होगा 160 डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइम कितना होता है, दैट इज 1 आवर, है ना, यानी कि 60 मिनट। क्लियर है। अब यहां पर हम कौन कौन से आइटम को ड्राई हीट के द्वारा स्टरलाइज कर सकते हैं, तो यहां से देखो कौन कौन सा आएगा। एग्जाम्पल यदि अपन बात करें तो जैसे ग्लास मटेरियल, है ना, ठीक है, ग्लास मटेरियल को कर सकते हैं, जो भी स्लाइड वगैरह है ना,
उनको हम कर सकते हैं। ग्लास मटेरियल हो गया, स्लाइड वगैरह हो गया, और एक जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है ना, उनको भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, शार्प इंस्ट्रूमेंट। और यदि अपन बात करें तो वैक्सीन वगैरह है ना, सीरा या फिर वैक्सीन या फिर कल्चर, उनको भी हम स्टरलाइज करने के लिए किसका यूज करते हैं, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का यूज करते हैं, जिसके अंदर हॉट एयर ऑन 160 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम ड्यूरेशन 1 आवर का यूज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद नंबर 4 आता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर कौन सा, रेडिएशन। ठीक है, कौन सा होता है, रेडिएशन। इसके अंदर मोस्टली किसका यूज किया जाता है, गामा रेडिएशन का। किसका यूज किया जाता है, गामा रेडिएशन का यूज किया जाएगा। और ये वाले मेथड का मेनली यूज होता है जो पैकिंग रीयूजेबल आइटम है ना, जो पैकिंग आइटम है ना, मोस्टली किसके लिए, जो पैकिंग आइटम है, पैकिंग आइटम है, उनके लिए मोस्टली यूज किया जाता है। जैसे अगर अपन बात करें, जैसे पैक्ड बोल सकते हैं इंसुलिन, इंसुलिन सिरिंज, ठीक है, हाइपोडर्मिक निडल, हाइपोडर्मिक निडल, इसके अलावा कैथेटर, ठीक है ना, कैथेटर वगैरह हो गया। ठीक है, जैसे फुलीज कैथेटर वगैरह उनको पैक कर दिया, या फिर सिरिंज वगैरह है ना, सिंपल जो सिरिंज आती है ना, वो सिरिंज वगैरह हो गया, कैथेटर, इनकी जिनको पैकिंग कर देते हैं ना, तो पैक करने के बाद में हम उनको किससे गुजारते हैं, गामा रेडिएशन से। ठीक है, और कितने दिन तक वैलिड होता है, 1 ईयर तक, याद रखिएगा, कितने दिन तक वैलिड होता है, दैट इज 1 ईयर तक क्या होगा, वैलिड होगा। तो यहां से हमने देखा किसके बारे में, दैट इज किसके बारे में, पहला मेथड वो तो है गैस स्टरलाइजेशन, दूसरा कौन सा, मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, तीसरा देखा हमने कौन सा, यहाँ पर ड्राई हीट, इसके बाद में हमने देखा रेडिएशन यानी कि गामा रेज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नंबर 5 आता है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल मेथड। ठीक है, कौन सा है यहाँ पर, नंबर 5, दैट इज फिजिकल मेथड। ओके, अब यहाँ पर देखो, फिजिकल मेथड के अंदर 3 मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर बॉइलिंग मेथड। बॉइलिंग का मतलब होता है पानी को उबालना। सबसे ज्यादा जो डोमेस्टिक है ना, सबसे ज्यादा जो डोमेस्टिक मेथड जो यूज होता है वो कौन सा होता है, बॉइलिंग। गांव के अंदर घर के लेवल पर यूज किया जाने वाला दैट इज बॉइलिंग हो गया। इसके अंदर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और टाइम होता है कितना, दैट इज 30 मिनट। कितना, 30 मिनट हो गया। इसके बाद दूसरा आता है ना, देखो यहां पर मतलब हमें डोमेस्टिक या फिजिकल मतलब डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं। पहला कौन सा हो गया, बॉइलिंग हो गया, पानी को उबाल कर। इसके अलावा दूसरा होता है जिसको अपन बोलते हैं सनलाइट। ठीक है, सनलाइट डायरेक्ट एक्सपोज करके, जैसे अपन लिनन, ठीक है, ब्लैंकेट, या फिर अपन बोल सकते हैं जो मैट्रेस होता है ना बेड का, उसका भी हम डिसइंफेक्शन या स्टरलाइजेशन, एक तो मैट्रेस, एक ब्लैंकेट और एक लिनन बेडशीट वगैरह, उनका हम किसके द्वारा करते हैं, दैट इज सनलाइट के द्वारा। तीसरा आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग, है ना। फ्लेमिंग का मतलब होता है गर्म, जो अग्नि की जो गर्म लोह होती है ना उसके अंदर, जैसे लूप्स वायर वगैरह, लूप्स और जो वायर होते हैं ना उनका हम किसके द्वारा करते हैं, दैट इज फ्लेमिंग के द्वारा। तो ये था कौन सा, ये था फिजिकल मेथड। इसके बाद नंबर आता है दैट इज केमिकल, है ना, या फिर कोल्ड स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी केमिकल का हमें यूज करते हैं। अभी तक हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे, जैसे सबसे पहले गैस स्टरलाइजेशन जिसके अंदर ईटीओ वगैरह, फ्यूमिगेशन और इकोसेड वगैरह यूज करते हैं। दूसरा है दैट इज क्या बोल सकते हैं, मोसीड, जिसके अंदर ऑटोक्लेव वगैरह। ठीक है, और इसके बाद ड्राई हीट, हॉट एयर ओवन, है ना। इसके बाद रेडिएशन के अंदर बात करें तो गामा रेज, है ना, गुजारा जाता है 1 ईयर तक, इसका क्या होगा, वैलिडिटी पीरियड होता है। इसके बाद यदि अपन बात करते हैं तो फिजिकल मेथड जो कि हाउस होल्ड सबसे ज्यादा होता है कौन सा, बॉइलिंग मेथड। एक चीज याद रखना, यहाँ पर जो अपना ईटी ट्यूब होता है ना, ईटी ट्यूब वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो मतलब जो अपना
जो अपना ईटीओ होता है ना, एम्बू बैग, वेंटिसर किट, वेंटिलेशन ट्यूब, वेंटिलेटर ट्यूब वगैरह, वो सारी किया जाता है किसके द्वारा, ईटीओ के द्वारा, इथाइलिन ट्राई ऑक्साइड गैस के द्वारा स्टरलाइज किया जाएगा। इसका नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर 6 केमिकल एंड कोल्ड स्टरलाइजेशन, हमें नेक्स्ट क्लास के अंदर अपडेट करेंगे। तब तक आप इसको है ना अच्छे से लर्न कीजिएगा और इसको रिव्यू कीजिएगा। तब तक यहाँ से नेक्स्ट वन क्लास के अंदर स्टरलाइजेशन की जितने भी केमिकल हैं उनको हम वन बाय वन आपके साथ साझा करने वाले। थैंक यू।